वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। दीपावली आने वाली है, आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं प्लस टू क्लास का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक मुझे बीच में ही करवाना पड़ रहा है ऑन डिमांड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझना। फाइनल एग्जाम में बहुत कुछ इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक अपने आप में। तो टॉपिक का नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इससे पहले आपको थोड़ी नॉलेज जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की होनी चाहिए। ये हम 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर किसी को फिर भी और डिटेल में जाके स्टडी करना है तो हमारा जो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है 10th क्लास की लाइट जो चैप्टर है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या? देखिए, एक्चुअल में हम यहाँ पे दो मीडियम लेंगे, जिसको एक रेयर मीडियम कहेंगे तो दूसरा हमारा होगा डेंसर मीडियम। उन दोनों का जहां कॉन्टेक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो एक्चुअल में जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, कोई ऑब्जेक्ट हमने डेंसर मीडियम में रखा है और लाइट अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट क्या करती है, जनरली किसी खास कंडीशन में इंटरफेस से टकराकर वापस डेंसर मीडियम में आ जाती है। इस फिनोमिना को ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम फिगर की हेल्प से समझते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मान लिया कि मेरे पास में कोई इंटरफेस है। ये क्या है? एक इंटरफेस। दो मीडियम जहां पे कांटेक्ट कर रहे हैं। ये सपोज करो हमारा कोई ऑब्जेक्ट है और लेट्स सपोज ये फर्स्ट रे है जो एग्जैक्टली आप बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग कोई भी रे जाएगी वो सीधी चली जाएगी। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ले लिया N2, और यहां हमने ले लिया है रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। अब सेकेंड लाइट जो है, लेट्स सपोज हमारे पास में कोई एक रे ऐसी है जो किसी खास एंगल पे नॉर्मल के साथ डेंसर मीडियम के अंदर कोई आई एंगल बना रही है। ये आई एंगल लेट्स सपोज। तो हमें पता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेट्स सपोज ये कोई सेकंड रे हमने इसको नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। अब जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, रेयर मीडियम में रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज होता चला जाएगा। देखते हैं, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस कंडीशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मल से अवे होती हुई 90 डिग्री पे चली जाएगी। ठीक है, कोई खास एंगल डेंसर मीडियम के अंदर, कोई खास इंसिडेंट एंगल की मैं बात कर रहा हूं जिसमें हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल बन गया 90 डिग्री। ठीक है, रे जो है इंटरफेस के अलोंग चली गई। अब अगर मैंने इस इंसिडेंट एंगल से, यानी इस सी एंगल से, इसी एंगल को मैं क्रिटिकल एंगल बोल सकता हूं, इस क्रिटिकल एंगल से अगर ग्रेटर एंगल पे मैंने कोई लाइट ली, कोई रे ली, तो वो रे जो है टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी डेंसर मीडियम में। ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका हो गया I इज इक्वल्स टू, हम R कह सकते हैं, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ये हमारी फोर्थ रे है, ये लेट्स सपोज थर्ड रे थी जिसको मैंने, ठीक है। तो इस रे के बाद में आप नोटिस कर रहे हो कि जो थर्ड रे है, थर्ड रे के बाद में अगर कोई भी रे आती है इस सी एंगल से हल्का सा भी ज्यादा इंसिडेंट एंगल पे, तो लाइट क्या होती है, जनरली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है डेंसर मीडियम के अंदर, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी फोर्थ जो रे है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है, TIR कर रही है। ठीक है, तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमेना ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ लाइट in which light reflect back
to the denser medium after striking the interface between two media in contact, when light goes from denser to rarer medium. So this phenomena is known as total internal reflection. मैंने यहां पे क्लियरली क्या लिखा है, लाइट का एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट जब डेंसर मीडियम से आती है और वो इंटरफेस से टकरा करके वापस डेंसर मीडियम ही चली जाती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो जनरली मैंने यहां पे बात की है इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया इन कांटेक्ट. तो ये दो मीडियम आपने जो लिए हैं, रेरर और डेंसर, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ये मीडियम डिसाइड करेंगे कि TIR के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत कुछ मैटर करेगा. ठीक है, इस मीडियम का, ये जो डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस रेरर मीडियम वो क्या बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि TIR किस कंडीशन में बनता है. ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ आ गया होगा. अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, वो ये कि जनरली द इमेज फॉर्म्ड बाय द TIR, यानी इमेज फॉर्म्ड बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज मोर शार्पर देन द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन. क्या कह रहा है कि जो इमेज बनती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, क्लियर होती है एज कंपेयर टू द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, जनरली आप देखोगे कि रिफ्लेक्शन में मान लिया कि ये सरफेस है, लेट्स सपोज ये ग्लास की कुछ थिकनेस होगी, ठीक है, और ये हमने पीछे इसके पॉलिश कर रखी है. लाइट आती है, नॉर्मल के साथ कुछ सर्टेन एंगल बनाएगी, तो हमें पता है कि हम जनरली ये बनाते हैं कि लाइट यहां से आई एंगल इज इक्वल टू आर एंगल होकर के रिफ्लेक्ट हो गई. लेकिन इसमें से अगर आप नोटिस करो तो ये रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, सम ऑफ लाइट, या कह सकते हैं कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होकर के इस डेंसर मीडियम में भी एंटर कर गई, यानी यहां पे कुछ इंटेंसिटी का लॉस हुआ है. ठीक है, क्योंकि इस ग्लास के अंदर भी एंटर कर गई कुछ लाइट, वो बिल्कुल अपर सरफेस से टकरा करके नहीं जा रही है. तो एक्चुअल में जो इमेज यहां पे बनी है, कोई ऑब्जेक्ट, ये इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी, तो ये इतनी शार्पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट का कुछ पोर्शन, या कुछ कह सकते हैं कुछ इंटेंसिटी जो है हमारे ग्लास के अंदर ट्रांसमिट भी हुई है. लेकिन जब हम बात करते हैं TIR की, तो इस TIR के अंदर आप देख रहे हो कि ये रे जो जा रही है, इसका थोड़ा सा भी हिस्सा जो है रेरर मीडियम में नहीं गया. अगर कंडीशन ये है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ये इंसिडेंट एंगल, मतलब ये आई एंगल इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए. ये आई एंगल जो है, ये जो इंसिडेंट एंगल है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो उस केस में जो रे ऑफ लाइट है, ये इस पॉइंट पे टकरा करके कंप्लीटली परफेक्टली वापस डेंसर मीडियम में आ गई. इसका कुछ भी इंटेंसिटी जो है रेरर मीडियम में एंटर नहीं करती. इसलिए जनरली हम ये कहते हैं कि जो इमेज फॉर्म्ड बाय द TIR is more sharper than the image formed by the reflection. So dear student, अभी जैसे हम ये चीज स्टडी कर रहे हैं, इसमें किसी को डेंसर मीडियम या रेरर मीडियम में कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं. यहां पे हमने कंडीशन ली है N2 is greater than N1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जिनको अभी इस पे लेक्चर देखना है तो वो लेक्चर भी मैंने अपलोड कर रखा है 10th क्लास के लाइट चैप्टर के अंदर, उसमें जाके देख सकते हैं. डेंसर मीडियम से हमारा मतलब है एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल टू पार्टिकल गैप क्या हो, बहुत ही कम हो, और नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल वो बहुत ज्यादा हो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर मीडियम. तो ये डेंसर मीडियम कहलाएगा. रेरर मीडियम, इसको हम रेरर क्यों कह रहे हैं, इसके कंपैरिजन में ये रेरर है. दैट मींस इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल टू पार्टिकल गैप ज्यादा है, नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल
या कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इसमें कम है इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको रेयर मीडियम बोलेंगे। इनके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो लाइट चैप्टर जो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे जाके इसको अच्छे से आप देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं TIR। ये तो हमें समझ आ गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट जब भी डेंसर से रेयर की तरफ जाती है किसी खास पॉइंट पे, वो इंटरफेस से टकराकर वापस डेंसर मीडियम में आ रही है, उस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या बनेगी। नेसेसरी कंडीशन के लिए दो नेसेसरी कंडीशन बनती है, वो है कौन सी उसको भी समझ लेते हैं। इनको साथ साथ में नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। हर बार कुछ ना कुछ इसमें से आता भी है। नेसेसरी कंडीशन, फॉर TIR, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, दो नेसेसरी कंडीशन है। पहली नेसेसरी कंडीशन है लाइट मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर टू दी रेयर मीडियम। ये हमेशा ध्यान रखना, TIR केवल इस कंडीशन में ही हो सकता है कि लाइट डेंसर से रेयर में जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट जो है रेयर से डेंसर में आ रही है तो उसका TIR हो सकता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन यही है, लाइट मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है, द इंसिडेंट एंगल in the denser medium must be greater than critical angle। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंसिडेंट एंगल जो है TIR होने के लिए क्या जरूरी है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। ये जो क्रिटिकल C एंगल को मैंने क्रिटिकल एंगल बोला है, इस क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल हमेशा ज्यादा होना चाहिए। देखो मैंने I इज ग्रेटर देन C लिखा है, यानी क्रिटिकल एंगल से ये इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा तभी TIR पॉसिबल है। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है, पेपर में पूछी जाती है। प्रॉब्लम यहां पे ये है कि क्रिटिकल एंगल किसको कहें। अब क्रिटिकल एंगल एक्चुअल में एक खास इंसिडेंट एंगल है जिसके लिए हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल रेयर मीडियम में कितना बन रहा हो, 90 डिग्री का। कई बार क्या होता है कि हम जब मैं मार्किंग करता हूं तो मैं ऐसा देखता हूं कि क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पूछे तो बच्चे जनरली इस 90 डिग्री एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ऐसा नहीं है, वो 90 डिग्री का जो एंगल है उसको हम क्रिटिकल एंगल नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए जो इंसिडेंट एंगल है डेंसर मीडियम में उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। जैसे कि मैं अभी डिफाइन कर देता हूं क्रिटिकल एंगल। critical angle, the incident angle in the denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज याद रहे। यानी एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंसिडेंट एंगल की हम बात कर रहे हैं डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो हम उस खास इंसिडेंट एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी देखिए डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी लेक्चर है +1 2 के 9th 10th के फिजिक्स हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और
आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे भी सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, अब ये जो टॉपिक है इससे हम आगे चलते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम एंड द क्रिटिकल एंगल। इनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। So the relation between refractive index and the critical angle। देखिए, इसके लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने स्टडी किया था। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ है क्या, मैं एक बार यहाँ पे सेपरेटली बता देता हूं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जैसे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और इसका n1 है, तो n2 से लाइट n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में एंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल विद नॉर्मल, साइन ऑफ एंगल विद नॉर्मल। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है तो इसी के अंदर साइन ऑफ एंगल हम क्या लेंगे, I। ठीक है, इसके लिए मान लो आपने बना लिया सेकंड मीडियम, उसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल R, या ये कहें द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द लाइट रे एंड द नॉर्मल इज ऑलवेज इक्वल टू, ये कह सकते हैं, और ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो यही सेम कंडीशन मैं यहाँ स्नेल्स लॉ की अप्लाई कर रहा हूं। सेकंड मीडियम, उसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ वही का एंगल I, और दूसरे मीडियम में एंटर जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इनटू साइन ऑफ एंगल इन दैट मीडियम, और वी कैन से दैट n2 डिवाइड बाय n1 is equals to sine of R divided by sine of I। ओके, और ये हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, साइन ऑफ R डिवाइड बाय साइन ऑफ I। जिनको अभी भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉब्लम है, तो वो प्लीज जो हमने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लाइट चैप्टर 10 क्लास का, उसमें जाइए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसको जरूर देखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करके देखिए, तो आपका ये पॉइंट जो है वीक नहीं रहेगा, क्योंकि कई लोगों को एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता। अब ये कंडीशन आ गई हमारी यहाँ पे, इसके लिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, फॉर I is equals to critical angle, then एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, अगर हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाए तो रिफ्लेक्टेड एंगल R विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें हम पुट करें तो ये लिख सकते हैं साइन ऑफ R यानी 90 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ C, और हमने अच्छे से पढ़ा है कि साइन ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन C। ये रिलेशन आ गया निकलती है यहां से, ठीक है। अभी एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आगे आएगा ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन साइन C इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ IP। टेंजेंट ऑफ IP ये क्या चीज है, IP एक पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है। IP क्या है यहाँ पे, पोलराइजिंग एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन कह सकते हैं। किसी मीडियम का एंगल ऑफ पोलराइजेशन क्या है, इसके बारे में तो हम आगे जब पोलराइजेशन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे।
उसमें एक ब्रिविस्टर लॉ आएगा। ब्रिविस्टर लॉ में कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आईपी होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहां देखा कि 1 अपॉन साइन सी, साइन सी मतलब क्रिटिकल एंगल, 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है। तो ये रिलेशन आपस में जोड़कर भी कई बार न्यूमेरिकल दे देता है, तो ध्यान रखना। तो ये है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन सी। इसी रिलेशन के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। जिनकी अभी भी नॉलेज रिफ्रैक्शन से रिलेटेड या रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, जिनको अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं है, जिनको ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अभी भी नहीं पता है, तो वो 10th क्लास का जो चैप्टर है लाइट, उनके वीडियो जरूर देखिए, ताकि आप लोगों की ये वीकनेस ठीक हो सके। क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करें ये भी नहीं पता हमें। लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो कैसे उसको अप्लाई करना है, डेंसर से रेयर जा रही है तो कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं, अब समझ आ जाएगा आपको। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम समझ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी, एंड अगेन मैंने इसको टेंजेंट ऑफ आईपी कहा है, टेंजेंट ऑफ आईपी, ठीक है। ये हम पोलराइजेशन में पढ़ेंगे, कई बार इसके कंबाइंड में न्यूमेरिकल सेट करके दे देता है। पोलराइजिंग एंगल आपको गिवन है, क्रिटिकल एंगल पूछ लेता है, तो उसको कैसे करते हैं वो चीज, इसलिए मैंने इस साथ में फॉर्मूला बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में ब्रिविस्टर लॉ है एक, जो हम लाइट का पोलराइजेशन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के अंदर ब्रिविस्टर लॉ से हम ये लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आईपी। आईपी यहाँ पे क्या है, पोलराइजिंग एंगल है, पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, पोलराइजिंग एंगल। तो अभी अपने को ये रिलेशन पता चल गया। इस रिलेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल काफी सारे सेट होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस, और उसके बाद हम बात करेंगे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑप्टिकल फाइबर। पहला इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर किसको कहें, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर एक किस्म का कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं हम। कम्युनिकेशन पर्पज में जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट अपने को चलाना है तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं जनरली, सिग्नल को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। ये बना कैसे हुआ है, ये एक रफली मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया है। इसमें ये सेंटर जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 हम लेके चलेंगे, और ये है क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कहा मैंने। ये एक्सियल लाइन मान लो ऑप्टिकल फाइबर की, यहां से हम कोई लाइट एंटर करवाएंगे तो एक अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल से हमारा मतलब है एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे इसके अंदर अब कैसा, किस तरीके से लाइट एंटर करेगी, वो कुछ ऐसे होगी, अंदर ही अंदर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, ठीक है, इस तरीके से ट्रेवल करती है, मतलब वो क्लैडिंग के अंदर एंटर नहीं कर पाती। वजह क्या है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है इट इज ग्रेटर देन N1। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा रखते हैं, ताकि लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करे तो उसकी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना बने, इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बने। तो जो क्रिटिकल एंगल बनेगा उससे ज्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल, और इसी वजह से लाइट जो है इसी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होता रहता है और वो ट्रेवल करती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक प्रिंसिपल भी क्या है, TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा
रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म्स है, उस पे भी कई बार अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, और किस तरीके से उन रेज को ड्रा करेंगे वो भी देखिए। रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म्स। लेट्स सपोज हमारे पास में एक प्रिज्म है, ऐसा ये कोई प्रिज्म है, और ये कोई इंसिडेंट रे है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, लेट्स सपोज ए बी, मैंने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। तो अब इसका अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो ये लाइट को कैसे बेंड करेगा, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे इसको बेंड कर देगा। कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल के ऊपर। तो अभी जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट हमारा ये बन गया, और ए पॉइंट ये बन गया, ए डैश बी डैश। इस तरीके की इमेज क्रिएट होगी इससे। ओके, दूसरे तरीके से हो सकता है कि 180 डिग्री पे भी ये बेंड होकर के आ जाए। 180 डिग्री पे बेंड होने के लिए ये मान लो प्रिज्म है, इसके हम हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई भी दो रे ऐसे लेंगे, लेट्स सपोज ये है, और इसको मैंने कह दिया भाई ये ए बी ऑब्जेक्ट है, और आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये कैसे ट्रेवल करती हैं, ठीक है, इस टाइप में आएंगी ये रे। ये बनेगा ए डैश बी डैश। यहां 180 डिग्री के ऊपर लाइट रे जो है वो टर्न होके आ गई, ठीक है। 0 डिग्री पे भी हो सकता है ऐसे ही। उसके लिए हमने प्रिज्म को कुछ ऐसे रखा, ठीक है, और लाइट रेज जो है वो कोई ऑब्जेक्ट हमने ए बी यहां रखा, उस ए बी ऑब्जेक्ट की रेज इस तरीके से जाएगी, और वो कैसे जाएगी, यहाँ पे यू मान के चलो कि यहां ऐसे, ठीक है, और कुछ ऐसे जो है ये रे ट्रेवल करेगी। ओके, तो यहां 0 डिग्री पे आप देख रहे हो कि जो इंसिडेंट रे है और ये एमरजेंट रे है, तो इनके बीच में एंगल देखोगे तो 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनेगा कुछ ऐसे ए डैश बी डैश। तो ये कई बार रे डायग्राम जो है कंप्लीट करना आ जाता है, इतना बना के छोड़ देते हैं, आपसे पूछ सकता है कैसे बनेगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे TIR हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ TIR, यहाँ TIR, यहाँ, और इस जगह पे TIR। और TIR की कंडीशन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि TIR कब होता है, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका एक और इंपॉर्टेंट, मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, ये भी TIR पे बेस्ड है। मिराज फॉर्मेशन मिराज होता क्या है, देखिए एक किस्म का भ्रम होता है ये। आपने नोटिस किया हो कि गर्मी के दिनों में रोड के ऊपर हमें दूर कहीं पे ऐसे लगता है जैसे कि रोड के ऊपर कुछ पानी पड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से आगे चल रही ट्रैफिक वगैरह या व्हीकल वगैरह की इमेज जो है हमें रिफ्लेक्ट होकर के आती हुई नजर आ रही है जैसे पानी से। लेकिन वहां जब पहुंचते हैं तो वहां हमें कोई पानी नहीं मिलता। वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एक्चुअल में एक किस्म का भ्रम वहां क्रिएट हो रहा है, इसी मिराज फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है। और मिराज फॉर्मेशन की जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी किस वजह से है, TIR की वजह से है। जैसे मान लिया कि हमारे पास यहां कहीं पे एक कोई पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, और यहां कोई लेट्स सपोज कोई पर्सन है, वो यहां पे खड़ा है, तो इसके पास जो रे आती है वो जनरली कुछ ऐसे आएगी,
ठीक है, इस तरीके से रे आती है, उसको लगता है कि जैसे स्ट्रेट आ रही है। लेकिन आप जरा एक नोटिस कीजिए कि इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी के दिनों में क्या होता है कि सरफेस बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जैसे जैसे हाइट पे हम जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, हीट जो है कम होती चली जाती है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट या एटमोस्फेयर के अंदर लेयर्स बन जाती है इसकी, रेयर और डेंसर मीडियम की, ठीक है। और गर्मी के दिनों में खास करके जो बिल्कुल हमारे अर्थ के सरफेस की क्लोज है वो एक रेयर मीडियम की तरह से बिहेव करता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसर मीडियम बनता चला जाता है। तो लाइट जब डेंसर से रेयर की तरफ आती है तो क्या होता है, वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और एक खास कंडीशन में आने के बाद जब उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, उसका TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसको कैसे, इसकी इमेज कैसी बनती हुई नजर आएगी, कुछ ऐसे इमेज बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। इस टाइप की इमेज जो है उसको बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। ऐसी इमेज उसको बनती हुई नजर आएगी, मिराज फॉर्मेशन होगा। यहाँ हमने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं लगा रखा है कि ये उससे रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है या कोई वाटर वगैरह, बट हमें फील होता है ऐसा। तो ये मिराज फॉर्मेशन भी किस वजह से हो रहा है, TIR की वजह से हो रहा है। इसके अलावा डायमंड का जो कंसेप्ट है, डायमंड भी आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा शाइनिंग देता है, तो डायमंड के पीछे भी TIR का ही वर्क है। डायमंड जो है आपने नोटिस किया हो कि एक ऐसा ग्लास है जिसकी चमक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बना देता हूं कुछ ऐसा, ये है सपोज करो, इसकी शाइनिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बनाया वैसे ही कुछ, ये डायमंड है सपोज करो भाई। अब ये जो डायमंड है ये शाइनिंग क्यों करता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 2.42, सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है तो लाइट जैसे ही, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लाइट जब इसके अंदर एंटर करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 होना ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइट जैसे इसके अंदर एंटर करेगी तो उसके अंदर लाइट की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। मतलब इतने टाइम्स जो है लाइट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी इसके अंदर, और अंदर ही अंदर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और वो हमें शाइन करता है, शाइनिंग देता है, ठीक है। तो डायमंड के पीछे ये रीजन है। इसका क्रिटिकल एंगल भी आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c, और sin c इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो हमें पता है 2.42 होता है। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल निकल के आता है इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 24 डिग्री आता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 24 डिग्री के आसपास आएगा इसका क्रिटिकल एंगल निकल के। तो डायमंड के पीछे भी यही कहानी है इसकी, TIR की। एप्लीकेशन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अब हम इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है उसको समझेंगे ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हमारे फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी हम सोल्व कर सकें। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि इसका क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो एक फिगर मैं बनाऊंगा, उस फिगर की हेल्प से हम समझेंगे सारा कुछ। ये मान लिया कि इंटरफेस है, और लेट्स सपोज यहाँ h डेप्थ के ऊपर कोई पॉइंट है, सोर्स है, लाइट सोर्स कह सकते हैं, ठीक है। और ये कितने एरिया को, मान लिया कि हम जो है इस टाइम पे बाहर खड़े हैं, कोई स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के अंदर नीचे कोई बल्ब लगा रखा है, तो हम बल्ब बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे नीचे है, मैं दूर हटता चला जाऊंगा, मुझे बल्ब की लाइट जो है कब तक नजर आएगी, या ये कह सकते हैं कि उस बल्ब की लाइट जो है सरफेस पे, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर कितना एरिया एक्वायर करेगी, कितना एरिया जो है वो एक्वायर करेगी, वो एरिया हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए भाई, अब आपने ये वो खास केस ले लिया जिसमें क्रिटिकल एंगल के बराबर है इंसिडेंट एंगल, और लाइट जो है इसके बाद में कैसे चली जाएगी, इंटरफेस से चली जाएगी, और इससे आगे अगर लाइट जाती है तो वो डेंसर मीडियम में ही चली जाएगी, तो इधर यहां कोई भी खड़ा होगा उसको ये सोर्स नजर नहीं आएगा। तो दैट मीन्स क्या है
कि उसने जो एरिया एक्वायर किया, इसको हम अगर रेडियस कहें तो वो एरिया जो बनेगा वो एरिया कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कह दिया n है विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। अब ये क्रिटिकल एंगल C है, तो डेफिनेटली ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये भी क्या होगा, C होगा। अब R की वैल्यू हमें चाहिए, एरिया निकालने के लिए R की वैल्यू चाहिएगी, तो उसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास में ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin C होता है, और यू कैन से दैट sin C इज इक्वल्स टू 1/n। और हमने पढ़ा है कि साइन जो है, साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये C है, इसके सामने परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। अगर परपेंडिकुलर 1 है तो हाइपोटेन्यूज कितना है, n। तो ये कितना आ जाएगा भाई, h कितना आ जाएगा? उस केस में हम लिख सकते हैं n² - 1 का अंडर रूट। ठीक है, n² यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये h हो जाएगा, मतलब ये बेस हो जाएगा इस केस में। तो ये जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे तीनों साइड एक किस्म से पता चल गई। अब बात करते हैं R। इस ट्रायंगल के अंदर ही, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया SAB। इन ट्रायंगल SAB ट्रायंगल के अंदर टेंजेंट ऑफ C मुझे चाहिए, टेंजेंट ऑफ C, जिसमें डेप्थ जनरली दे रखी होती है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? टेंजेंट ऑफ C कैन बी रिटन एज R डिवाइडेड बाय H, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा H टेंजेंट ऑफ C। और एरिया अगर चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा, एरिया A इज इक्वल टू पाई R², और यू कैन से दैट पाई R की वैल्यू अभी मैंने लिखा H² टेंजेंट स्क्वायर C, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हमें अभी भी टेंजेंट C नहीं पता, क्रिटिकल एंगल नहीं पता, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इस मीडियम का जानते हो उसके रिस्पेक्ट में, तो आप निकाल सकते हो। वो कैसे? देखिए, R इज इक्वल टू H टेंजेंट C होता है ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, तो ये साइड 1 है और ये आपको पता है, तो हम लिख सकते हैं H इंटू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट n² माइनस 1, और R इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय अंडर रूट n² माइनस 1, तो R उस केस में ये बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। एरिया अब आप निकाल सकते हो यहां से पाई R² यानी H² डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा n² माइनस 1, ये एरिया हो जाएगा उस केस में। H डेप्थ है, पाई की वैल्यू आपको पता होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा हो, तो इससे आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर ये आपको समझ आ गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है, अभी आपको ये सब चीज समझ आ गई। मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये कि हमारा अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है और इंसिडेंट एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, अगर हमारा इंसिडेंट एंगल इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में क्या होगा, लाइट इंटरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाएगी और क्या होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है, लाइट जब डेंसर से रेयर जा रही है और इंसिडेंट एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, होगा रिफ्रैक्शन ही। लाइट इतनी ज्यादा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी कि इंटरफेस के अलोंग चली जाएगी, रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा 90 डिग्री। थर्ड केस है हमारा जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंसिडेंट एंगल इफ इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो ऐसे में क्या होगा, रिफ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल I एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रिफ्रैक्शन ही हुआ है। ठीक है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो यहां पे भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। नॉर्मल रिफ्रैक्शन का केस हमने पढ़ा हुआ है, वही केस हुआ। ये कंडीशंस ध्यान रखिए, इन्हीं के बेस पे ही क्वेश्चन कई बार सेट हो जाता है। तो
दिक्कत नहीं आएगी आपको प्रॉब्लम सोल्व करने में। तो इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। ये सारी चीज हम समझ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। तो पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पाओगे वो है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the material of right angle isosceles prism for which a ray of light entering one of the side normally will be totally reflected। कोई ऐसा फिगर आपको दिया हुआ है और आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये एक्स रे है और यहां से वाई रे हमें मिल रहा है, ये 90 डिग्री है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, और ठीक है ये ओ पॉइंट है, ये नॉर्मल हो गया। तो ये एंगल भी 45 होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें 45 होगा, और ये अगर टोटली रिफ्लेक्ट होती है तो डेफिनेटली ये एंगल भी 45 डिग्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन हमने स्टडी की थी उस कंडीशन की बात करते हैं। पी क्यू आर प्रिज्म है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले हमें क्रिटिकल एंगल की जो कंडीशन थी, जो रिलेशन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये हमने स्टडी किया है। साइन सी की वैल्यू अपने को पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने से पूछा है क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ टफ तो है नहीं। तो साइन ऑफ 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, और साइन 45 की वैल्यू आप सब अच्छे से जानते हो 1/√2, या फिर लिख सकते हैं सिंपली √2 या फिर 1.414। ये आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, 2-4 क्वेश्चन आप खुद अपने हाथ से निकाल के देख लोगे तो आपको बिल्कुल ही इजी लगेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। द सिलेंडर कंटेन्स वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 to a height of 7 centimeter. Draw the ray diagram and calculate the area of water surface through which the light emerges in air। ठीक है, एक सिलेंडर की बात कर रहा है, वो सिलेंडर हम बना लेते हैं। ये वो सिलेंडर है जिस सिलेंडर की यहां बात हो रही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें जो वाटर कंटेन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें ले रखा है 4/3, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का पॉइंट सोर्स है, ठीक है। वाटर लेवल ये हो गया, और अब इसकी डेप्थ जो दे रखी है पॉइंट सोर्स की डेप्थ जो है, क्वेश्चन में सारी चीज गिवन है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। 7 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, ये 7 सेंटीमीटर हाइट है h, ठीक है। अब लाइट कितनी बाहर आएगी, ये चीज जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बिल्कुल सेम उसी के अकॉर्डिंग चलिए। लेट्स सपोज जो मैक्सिमम लाइट जो आ सकती है इससे बाहर, ये वो एंगल है जिसको मैंने क्रिटिकल एंगल नाम दिया। इसके बाद में लाइट आपको पता है इंटरफेस से चली जाएगी, और इंटरफेस के बाद में टोटली रिफ्लेक्ट बैक टू द डेंसर मीडियम हो जाती है, तो ये क्रिटिकल एंगल है। इसी तरीके से इधर भी बनेगा, ठीक है, इसी तरीके से इधर भी बनेगा। तो ये एरिया की बात कर रहा है, जो एरिया हमें कैलकुलेट करके निकालना है, इसको मैंने आर कहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, ये गिवन है 4/3। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, जो गिवन है वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सिलेंडर की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की रेडियस है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मतलब ये यहां से लेके यहां तक की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। सिलेंडर जिसमें वाटर कंटेन है, ये वाटर है सारा। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, जो लाइट जाएगी वो इस पॉइंट के बाद में हमें नजर नहीं आएगी। तो जो एरिया एक्वायर कर रहा है वो एरिया πr², और उसकी वैल्यू भी हमने पहले
निकालना मेथड बेस्ट जो है आप लोगों को बता चुका हूं। अब आपको सिंपली क्या करना है, वो एरिया होगा कितना, उस एरिया की फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सी है। अब सी है तो हम ये लिख सकते हैं आर की वैल्यू या टेंजेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू आर डिवाइड बाई एच, हम ये लिख सकते हैं आर डिवाइड बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आर हमें चाहिए है तो हम लिख सकते हैं एच टेंजेंट ऑफ सी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। और मैंने आप लोगों को ये सारी चीज पढ़ा रखी है, ऐसा कोई टफ चीज नहीं है। अगर आप पीछे का जो मैंने चीज पढ़ाई है वो अच्छे से समझ आ गई तो क्वेश्चन टफ नहीं है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, एरिया ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर या ए इज इक्वल्स टू पाई आर, दैट मीन्स एच स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर सी। ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे, इस फॉर्मूले से अपना आंसर आ जाएगा। हाँ तो भाई अब हमें क्या चाहिए है, ना तो क्रिटिकल एंगल पता है, या तो आप क्रिटिकल एंगल निकाल लो और इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हाइट एच हमें गिवन है, या फिर एक और मेथड है कि हम क्या करें, मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि क्रिटिकल एंगल जो है, एक कंडीशन ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c, ये हमने पढ़ा है। और sin c कैन बी रिटन एज 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो sin c 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास में आ गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया n, तो h कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये चीज अगर आपको पता चल गई, तीनों साइड पता चल गई, टेंजेंट का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं टेंजेंट थीटा लिख सकता हूं, टेंजेंट C कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर यानी 1 डिवाइड बाय बेस यानी अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू मैं यहां यूज कर रहा हूं। सो एरिया इज इक्वल टू पाई एच स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, -1। ये सारी वैल्यू अब आपको पता है। ये फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो क्योंकि मैंने आप लोगों को करवा दिया है, मैंने फिर भी यहां पे निकाल के बताया है। अब आप इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे, 3.14 इंटू एच स्क्वायर, एच यहां पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर में ही एरिया निकालने में सेंटीमीटर का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर, ये एच जो डेप्थ दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को, और डिवाइड बाय एन स्क्वायर यानी 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। आप इससे एरिया कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 197.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था मेथड, उसी मेथड से ही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जिसको मेथड समझ आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ टफ था ही नहीं, आप आराम से कर सकते हो। अगर समझ आ गया तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट जरूर दीजिए कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ है, कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए फिश अंडर वाटर द इंटायर आउटसाइड व्यू इज कन्फाइंड विद ए कॉन, ड्रॉ an appropriate ray diagram for this and calculate the value of semi-vertical angle of the cone and refractive index of the water is again 4/3। सेम जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है, फिगर कुछ वैसा ही बन रहा है। यहाँ पे अब एक फिश है, ठीक है, आपसे सिर्फ उसने पूछा क्या है, एप्रोप्रिएट एंगल, ये सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इधर और इधर ये फिश देख सकती है, दोनों तरफ देख सकती है, तो इतना एरिया देख सकती है। इधर भी क्रिटिकल एंगल सी बनेगा, जितना ये है उतना यहाँ पे भी बनेगा सी एंगल, तो सी ये क्रिटिकल एंगल है। तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं, सिंपल जो आइडिया मैंने आपको दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c, और sin c इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको पता है 4/3 गिवन है, यानी 3/4, और c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, ये एंगल आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो ये आ रही है भाई 48.6 डिग्री। अगर आप टेबल नहीं है आपके पास तो आप इतना छोड़ दीजिए, आंसर आपका सही है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो।
एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा हमने अभी किया है उसी टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये। A small bulb is placed at the bottom of tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of surface water through which the light from the bulb can emerge out? वही एरिया की बात कर रहे हैं जिसमें से लाइट emerge out होगी। Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. बल्ब को हम पॉइंट सोर्स कंसीडर करें और जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 गिवन है। तो पहले सेम फिगर ड्रॉ करते हैं और फिगर बनाने के बाद अगेन एरिया हमें कैलकुलेट करना है, जिसको फॉर्मूला याद है वो तो डायरेक्ट ही जा सकता है। हम फिगर बना लेते हैं, ये वो टैंक है, ठीक है, ये वाटर लेवल हो गया और ये डेप्थ है जहां पे पॉइंट सोर्स है हमारा, ये पॉइंट सोर्स बल्ब कह सकते हैं, और लाइट दोनों तरफ इस तरीके से जाएगी और ये वो एरिया है जो हमें फाइंड आउट करना है। ये R, इसको हमने H कहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33। 1.33 को आप 4/3 भी लिख सकते हो, देख लीजिए करके आपको 4/3 लिख सकते हो। ये एंगल कितना बताया था भैया? C, तो ये भी C होगा। तो भाई सारी चीज आपको पता है। अब इसमें H की वैल्यू कितनी है? 80 सेंटीमीटर डेप्थ गिवन है, 80 सेंटीमीटर ही है ना, हाँ जी 80 सेंटीमीटर डेप्थ गिवन है। अब सारी चीज आपको पता है। अगेन यहाँ पे मुझे क्या चाहिएगा? एरिया चाहिए है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला जो मैंने बताया है वो क्या है? पाई आर स्क्वायर, और पाई आर चाहिए तो आर के लिए इस जो ट्रायंगल की हम बात करें तो इसमें टेंजेंट ऑफ सी कैन बी रिटन एज आर डिवाइड बाय एच, आर डिवाइड बाय एच। सो आर इज इक्वल टू एच टेंजेंट सी, एक फॉर्मूला तो ये बन गया। और टेंजेंट सी की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो मैं आर निकाल सकता हूं। टेंजेंट सी की वैल्यू कहां से निकालूं? जो हमने पढ़ा था 1/sin सी, और sin c इज इक्वल टू 1/n, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमें गिवन है कितना? 1/4/3, यानी sin c की वैल्यू आ जाएगी 3/4। sin c यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर परपेंडिकुलर हमारा 3 है तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 4 है। तो ये साइड पता चल जाएगी, h पता चल जाएगा, तो वो कितना होगा इस ट्रायंगल के अंदर? इस ट्रायंगल को आप नाम दे सकते हो ओ ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी। अब देखिए इसमें मुझे h चाहिए, तो h किसके इक्वल होगा? अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो और h इज इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कितना होता है भैया? ये हो गया हमारा 7 हो गया, √7। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास √7 सेंटीमीटर। h पता चल गया, ठीक है। अगर h पता चल गया तो टेंजेंट c की वैल्यू भी अपने को पता चल जाएगी। टेंजेंट c क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और h की वैल्यू अभी आपने निकाली √7, तो लिख लीजिए भाई 3 डिवाइड बाई √7, यानी 3h बाई √7। ये क्या आ गया? r आ गया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, यूज कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो कहां पे ये कर लिया होगा? इस जगह पे मैं लिख लेता हूं, इसको मिटा के। डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैंने जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था। सो एरिया ए इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू ये पड़ी है, इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, और ये सारी चीज आपको पता है। इसमें वैल्यू पुट कीजिए 3h बाई √7 का होल स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू 9 इंटू h स्क्वायर। h स्क्वायर h कितना है भाई? h गिवन है 80, h 80 सेंटीमीटर गिवन है, तो 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 80 का स्क्वायर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, डिवाइड बाई √7 का 7 आ जाएगा। सो एरिया यहां से जो निकल के आ रहा है
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसको ये सेंटीमीटर में है तो मीटर बनाओगे तो 80 डिवाइड बाय मीटर बन जाएगा, तो डिवाइड बाय 100 कर लीजिए तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करोगे 2.58 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर लीजिए या फिर इस तरीके से चले जाइए, दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आपको करवाता हूं ताकि आपका यहाँ पे कोई गुंजाइश ना रहे कि ऐसा क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ए जार ऑफ हाइट h is filled with a transparent liquid of refracting index mu. At the center of the jar on the bottom surface is dot. Find the minimum diameter of a disc such that when placed on the top of surface symmetrically about the center the dot is invisible. क्वेश्चन समझ आ गया होगा, फिगर भी दे रखा है। ये एक डॉट है यहाँ पे O पॉइंट के ऊपर, हमें यहाँ पे एक कोई डी डायमीटर की एक डिस्क रखनी है। वो डिस्क इस तरीके से रखी जाए सो दैट कि ये जो पॉइंट है ये इनविजिबल रहे, हम कहीं से भी देखें ऊपर से। तो मैक्सिमम रेंज जो हो सकती है वो आपको पता है, क्रिटिकल एंगल वाली केस है। उससे आगे जो भी पॉइंट अगर हम लेंगे, इस इंसिडेंट एंगल को अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेंगे तो लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो उससे बाद तो हम देख ही नहीं पाएंगे। तो हमें वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि डी जो है डिस्क की डायमीटर कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो भाई क्वेश्चन बड़ा आसान है। सबसे पहले 40 IR हमने जो पढ़ा है, 40 IR, TIR के लिए जो कंडीशन है, I मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें पता है कि कंडीशन क्या थी, TIR is equals to I must be greater than critical angle। और अगर ऐसा है तो हमने ये भी पढ़ा था कि sin I is equals to 1 upon refractive index होता है, 1 upon refractive index होता है। अगर 1 upon refractive index होता है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर P से R है, ठीक है, ये पॉइंट P है और ये R पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल OPR के लिए ये 1, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OR जिसकी वैल्यू है म्यू। तो ये हमें पता चल गया। अब अगर आपको ये बेस निकालना है तो बेस कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये आ गया। इसी से मैं टेंजेंट ऑफ आई भी कैलकुलेट कर लेता हूं। टेंजेंट आई कितना हो जाएगा, टेंजेंट आई होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास में 1 और बेस है अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अब हम क्या करते हैं, हमें साइन आई की वैल्यू और टेंजेंट आई की वैल्यू दोनों पता चल गई। इसके बाद हमसे क्या पूछा उसने कि डायमीटर कितना होना चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो जी करते हैं। सबसे पहले तो हम इसी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल OPR के अंदर अगर हम टेंजेंट ऑफ आई कैलकुलेट करें तो PR डिवाइडेड बाय PO होगा, और PR की वैल्यू है D/2 और PO की वैल्यू है H। PO की वैल्यू है H। और टेंजेंट आई की वैल्यू अगर हम देखें तो टेंजेंट आई की वैल्यू ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं D/2H इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, और यू कैन से दैट डायमीटर D इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये डायमीटर होना जरूरी है ताकि वो पॉइंट हमें नजर ना आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस की आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और आता है, वो भी मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूं। CBSE में वो क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है, तो उसको कैसे करना है उसका हिंट भी मैं आप लोगों को दे देता हूं।
क्वेश्चन आता है कि एक प्रिज्म है हमारे पास में, ये प्रिज्म है, ठीक है, और ये कोई सपोज करो ऐसे भी प्रिज्म नहीं, थोड़ा हम दूसरे तरह का प्रिज्म ले लेते हैं और अच्छे से बता देता हूं, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चंस मैं बता सकता हूं, आप करोगे तो आपके सामने आएंगे। मान लिया हमारे पास में 3 कलर्स की कोई लाइट आ रही है, RGB, रेड ग्रीन ब्लू कलर की लाइट आ रही है, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, लेट्स सपोज, इसका क्रिटिकल एंगल हमने कह दिया C है। अब इनमें से कौन सी लाइट इस इंटरफेस के अलॉन्ग जाएगी, किसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और किसका रिफ्रैक्शन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि जो क्रिटिकल एंगल है इसका वो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin C, 1/sin C, ये आता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां से साइन C की वैल्यू अगर निकालें तो 1/ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कलर्स का अलग अलग होता है। यहां से मैं ये C कह दो या इसको I कह दीजिए, या I हम लेके चल लेते हैं लेट्स सपोज। तो ये जो I एंगल आएगा निकल के, I विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वैल्यू आएगी। अब यहां पे जो लाइट आकर के स्ट्राइक कर रही है, यहां नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे, ये इंसिडेंट एंगल I, यहां पे भी नॉर्मल इंसिडेंट एंगल I, ऐसे ही नॉर्मल यहां पे। अब आपको क्या देखना है कि किस केस के लिए I जो है इट इज ग्रेटर देन C है। तो जिसके लिए ग्रेटर देन C है, मैंने कंडीशन बताया था, वो होगा TIR। अगर I इज इक्वल टू C निकल के आता है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल आता है। क्रिटिकल एंगल आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो क्रिटिकल एंगल आपको यहां से पता चल जाएगा वो कितना आएगा, ये क्रिटिकल एंगल ही होगा, ये आ जाएगा। यहां से क्रिटिकल एंगल आपको C इज इक्वल टू कुछ ना कुछ एंगल आएगा, वो पता चल जाएगा। लेट्स सपोज वो थीटा आ गया निकल के, तो हम ये कह सकते हैं कि I की वैल्यू अगर थीटा से ग्रेटर होगी तो TIR होगा। I की वैल्यू इक्वल टू थीटा हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा रिफ्रैक्शन, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और I इफ लेस देन थीटा है, अगर I की वैल्यू लेस देन थीटा है तो क्या होगा, सिंपली रिफ्रैक्शन ही होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस बनेगी, रिफ्रैक्शन होगा तो मतलब वो रे बाहर जाएगी, और जिसमें थीटा I के इक्वल हो रहा है तो उस केस में लाइट इंटरफेस के अलॉन्ग चली जाएगी, जो भी कलर होगा वो उसके लिए। और जिसमें कंडीशन TIR वाली बनती है, जिसमें I की वैल्यू, जिसमें जिस कलर की इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनती है, तो उसका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है सेट होता है फाइनल एग्जाम में। इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाना चाहिए, ऐसे नहीं होगा कि वो क्वेश्चन सोल्व ना हो। तो आज का लेक्चर इतना ही था, काफी कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया TIR से रिलेटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाए, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, 12th क्लास है, 12th क्लास के अकॉर्डिंग अगर आपकी प्लानिंग अच्छी सी है, आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उसके साथ साथ में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई सैंपल पेपर की हेल्प ले सकते हो अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हो। इसके साथ साथ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी जरूर सोल्व करके देखिए। ये तो है कि जो सेशन है 2020 का, इसमें सिलेबस रिड्यूस किया गया है हर एक स्टेट के अंदर। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सब बोर्ड्स ने जो है 12th क्लास का सिलेबस रिड्यूस किया है। लेकिन फिर भी थोड़ा ये समझ के चलिए कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको भी प्रेफरेंस दीजिए, लेकिन फाइनल टाइम जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे जो रिड्यूस सिलेबस है उसको एक तरफ रख के चलिए, जो सिलेबस में है उनको पढ़िए।
रिड्यूस सिलेबस पढ़ना क्यों जरूरी है, उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जस्ट 12th करते ही, यानी आपके एग्जाम होते ही आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू करोगे, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो या बीएससी एग्रीकल्चर या और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें आपका पूरा सिलेबस आता है, डिटेल्ड सिलेबस आएगा। जो टॉपिक स्किप किए गए हैं इस सेशन के अंदर वो टॉपिक भी इंक्लूड होंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उन टॉपिक को साथ में लेके चलिए। अगर जिन्होंने वो टॉपिक छोड़े हैं, बिल्कुल कंप्लीटली शुरू से छोड़ के चल रही हैं, तो उनको इसका खामियाजा आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वो टॉपिक किए नहीं होंगे। और ज्यादातर मैंने ऐसा नोटिस किया फिजिक्स के अंदर, जो टॉपिक स्किप किए गए हैं वो खास करके जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है उनको अफेक्ट भी करते हैं। अगर वो टॉपिक हम नहीं करते तो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो अफेक्ट होता है, वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो ये तो था हमारे स्टडी रिलेटेड बात। यूट्यूब चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके, उन लोगों को भी हमारे वीडियोस का प्रॉफिट मिल सके। हम यहाँ पे 9th से 12th तक के फिजिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी स्टूडेंट आपको नियर बाय आपके लगता है कि उसका फिजिक्स फंडा क्लियर नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपने चैनल से जुड़ सकता है। आप उसको पर्सनली भी कह सकते हो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।